हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है सिंक्रोनस जनरेटर के चैप्टर का। तो ये आप जानते हैं जैसा कि हम मशीन 2 को स्टडी कर रहे हैं। तो देखें इसमें सबसे पहले हमें क्या बताया जाता है। इसका आज का टाइटल है स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, यानी कि इसकी रोटेशन की स्पीड क्या होती है सिंक्रोनस जनरेटर की। आज हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, एक जनरेटर के अंदर या एक मोटर के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो उसका गरारी सिस्टम, यानी गरारी नंबर ऑफ पोल्स उसे बोला जाता है। वैसे गरारी सिस्टम इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। आपने देखा होगा आपके मतलब कि जो मोटर बाइक चलाते हैं बच्चे, उनको पता होगा गरारी होती क्या है। गरारी वो होती है जिसके ऊपर हम चैन को सेट करते हैं और फिर उसके थ्रू हमारी मतलब जब इंजन चलता है तो हमारा मोटर बाइक मतलब कि क्या करता है जी, रन करता है। तो वही गरारी जो है उसी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जनरेटर के थ्रू हम बिजली पैदा करते हैं। अब देखें होता क्या है स्टूडेंट्स, देखो आमतौर पे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो हर घर में जो बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वापटा की जानिब से सप्लाई होकर, वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आ रही है। ठीक है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो लिहाजा हम कोई भी अगर जनरेटर बनाते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तक रहे तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये फार्मूला हर तौर पे साबित होकर आया है, हर तौर पे इस चीज़ को साबित किया गया है। ठीक है जी, ये फार्मूला यानी कि हर एक जनरेटर की फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले पे डिपेंडेंट है। अब देखिए फार्मूला क्या है जी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। ये हो गए नंबर ऑफ पोल्स जी। तो गाइज ये बता रहा था मैं, एन एम जो हमारे पास है उस वो होती है मैकेनिकल स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो आपके मोटर या जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसकी मैकेनिकल स्पीड क्या होगी। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये जो पी है इसे हम नंबर ऑफ पोल्स कहते हैं, मतलब कि कितनी गरारियाँ इस्तेमाल हुई हैं वो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, बटा 120। अब देखें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल किसी सिस्टम में ऐसा होता है कि आपकी जो मैग्नेटिक स्पीड होती है मोटर की वो ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं, मतलब इस तरह से फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज पे रखा जाता है। अब देखें यहाँ पे अभी मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, वैसे तो मेरे पास होना चाहिए, चैनल का नाम वैसे फिर मैथ ब्रांड रख दिया। अब देखें होता क्या है, अगर आप 60 हर्ट्ज का जनरेटर बनाना चाहते हो ना तो आप इन दोनों को इस तरह से सेट करोगे कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी मिले। ठीक है, अब ये इसका फार्मूला बनता है। देखें हम क्या करते हैं जी, अब ये है हमारा मैग्नेटिक स्पीड। मैग्नेटिक स्पीड अगर मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी रख देते हैं, हमें 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी मिल गई और हम कहते हैं कि जी हमने अपने जो हमारा जनरेटर है उसको इस स्पीड पे चलाना है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इसको हमने चलाना है 10 पे। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड पे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1200 ये आ जाएगा अपना 1200 60 बटा और 60 बटा 1200 आ गया। ठीक है, 60 बटा 1200 करके देखेंगे तो वो हमें एक वैल्यू मिल ही जाएगी। तो असल में पता है मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये जो आपने देखा होगा कि आम घरों में जो जनरेटर चलते हैं और जो बड़े बड़े डैम्स के अंदर जनरेटर चल रहा है उन दोनों में क्या फ़र्क है। देखें जो आम घरों में जनरेटर चल रहे हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। ठीक है, उनके अंदर यानी कि नंबर ऑफ पोल्स का साइज़ जो है कम होता है। उनके अंदर जो गरारियाँ लगी होती है ना, पोल्स की बात करूँ पोल्स की, उनके अंदर जो गरारियाँ लगी होती हैं वो क्या होती हैं जी, वो छोटे साइज़ की होती हैं, उनका साइज़ छोटा होता है। ठीक है, और वो ज़्यादा स्पीड से चलती हैं। जब आप कभी जनरेटर चलाएं तो आपने नोटिस किया होगा वो जो गरारी होती है वो बहुत स्पीड से वर्क कर रही होती है, मैग्नेटिक मतलब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपका कभी जाना हो डैम की तरफ, या आप ये करें कि आप इसको यूट्यूब पे इसकी वीडियो निकाल सकते हैं, किसी डैम में जब वाटर फ्लो करता है और वो क्या करता है जी, रन करवाता है, यानी कि मैग्नेटिक पावर जनरेट करवाता है, तो वहाँ पे क्या होता है एक बड़ी गरारी सेट की गई होती है उस जनरेटर में। जनरेटर का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। जब गरारी का साइज़ बहुत बड़ा हो तो उसकी मैग्नेटिक स्पीड वैसे ही लो हो जाती है, मतलब कि देखो एन एम की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, यानी कि पी की वैल्यू बढ़ गई, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ गए, तो फिर क्या होता है जी, जो अपने एन एम की वैल्यू होती है यानी कि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अपने जो गरारी है वो बहुत स्लो चल रही होती है डैम के अंदर, लेकिन देखो वो पावर ज़्यादा जनरेट करके देती है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे रहती है। यानी कि बात वहीं पे आ गई, जो आपके घर जनरेटर चल रहा है छोटे साइज़ में, गरारियाँ उसमें ज़्यादा हैं लेकिन उसकी क्या है जी, स्पीड ज़्यादा, यानी कि गरारी का साइज़ छोटा है लेकिन स्पीड ज़्यादा है। तो लिहाजा वो दोनों आपस में इस तरह से एडजस्टेबल होते हैं कि फ्रीक्वेंसी आ जाके 50 हर्ट्ज पे आती है। और ये इतना याद रखिएगा, अगर इक्वेशन के एक साइड पे दो चीज़ें हो तो उनका रिलेशन आपस में इन्वर्स होता है, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स का मैग्नेटिक, ये जो नंबर ऑफ पोल्स है पी, इनका जो अपने क्या नाम है मैग्नेटिक स्पीड ऑफ मोटर के साथ रिलेशन है, मैग्नेटिक स्पीड ऑफ मैकेनिकल स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशन है, वो इन्वर्स रिलेशन है। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स आप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक स्पीड कम हो जाएगी। साइज़ भी ऐसे ही इस पर वर्क कर रहा है, यानी कि अगर आपके पोल का साइज़ ज़्यादा कम है यानी कि छोटा साइज़ है तो मैग्नेटिक स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर आपका साइज़ बड़ा है तो क्या होगा जी, मैग्नेटिक स्पीड आपकी कम होगी। ये चक्कर है। अब आ जाए आगे।
आगे स्टूडेंट्स इसकी एक इक्वेशन आता है इंटरनल जनरेटेड। हम ये सारा सिंक्रोनस जनरेटर पहले स्टडी कर चुके हुए हैं, जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया वो जाके एक दफ़ा ले लें। द इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर आर देयर, यानी कि जो सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज यानी कि जो वोल्टेज जनरेट होते हैं उन वो हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। तो लिहाजा ज़रा गौर से देखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है जी, इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, यानी कि जो इंटरनली तौर पे वोल्टेज जनरेट होते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर वो वाले वोल्टेज। तो इनकी इक्वेशन है √2 टाइम्स पाई एन सी, ये क्या हो गया जी, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, ठीक है जी। फाई इसकी मतलब कि आपको पता ही है स्पीड की बात की जा रही है। उसके बाद अपने पास आ गया क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो ये चीज़ हम पहले ही स्टडी कर चुके हुए हैं अपने चैप्टर 7 के अंदर, जब हम क्या नाम है इसका इलेक्ट्रिक मशीन 1 स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न्स ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं जी, ये ओमेगा बना देते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर है यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू एन सी मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये पेंसिल भी पता नहीं क्या सी है, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है ओमेगा के। और ये जो √2 टाइम्स पाई है इसको हम के से चेंज कर देते हैं, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है जी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज है ना। तो इसकी मेन इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, के फाई ओमेगा। स्टूडेंट्स इतना तो आप जानते हो। अब आ जाती है बात यार मेन मुद्दे पे, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। जैसे कि हम पहले भी ये स्टडी करते रहे हैं दूसरी मोटर्स के जनरेटर, वो मोटर्स थी, अब सिंक्रोनस जनरेटर की बात हो रही है। हमने इसको जब प्रीवियस लेक्चर में कल स्टडी किया था तो आपको याद होगा मैंने बताया था क्या होता है जी, जब मतलब कि चलो यार सर्किट को देखो जरा, सर्किट में सिस्टम क्या है जी, हमने इस साइड पे एक आर एडजस्टेबल रेजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है जी। आर एडजस्टेबल मतलब कि एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया हुआ है जिसकी हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक इंडक्टर यानी कि एक कॉइल लगी हुई है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर एफ, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इतना याद रखिएगा। इसको रूटर कहा जाता है, मेन ये बात है, रूटर है ये। देखें होता क्या है जी, आगे ये हमारे मतलब कि 3 फेज वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, मतलब कि ये 1 फेज है, ये 1 फेज, ये 1 फेज, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, 3 फेज वोल्टेज। तो देखें होता क्या है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डीसी बैटरी लगाते हैं। मैंने आपको बताया हुआ कौन कौन सा तरीका, या तो परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करो, या आप मतलब कि डीसी आप सप्लाई करा सकते हो करंट का। तो करंट का डीसी, अगर आप डीसी करंट सप्लाई कराना चाहते हो तो हमेशा आप डीसी वोल्टेज ही लगाओगे, ठीक है। हम यहाँ पे डीसी वोल्टेज यानी कि डीसी बैटरी को अटैच करवाते हैं। जब ये सर्किट मुकम्मल हो जाता है बैटरी के लगने से तो क्या होगा जी, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीएफ के नाम से हमने डीसी वोल्टेज रखे हैं तो लिहाजा आईएफ इसमें फ्लो करवाएंगे, ठीक है। अब जब इसमें करंट फ्लो करता है तो स्टूडेंट क्या होता है, जब रूटर के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, ये मैंने कल सारा कंसेप्ट आपको दिया है। तो ये जो रूटर है, ये समझे मेरी पेंसिल इस वक्त रूटर है, ये सारा मतलब कि एल एफ और आर एफ ये इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। रोटेट करने की वजह से क्या होता है जी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, स्टेटर के अंदर जाके हमारे पास जनरेट करवा देता है क्या जी, 3 फेज वोल्टेज। समझ गए हो ना, EA1 EA2 एंड EA3, दीज आर 3 फेज वोल्टेजेस। ये देखें आगे उन्होंने EA का नाम भी बताया हुआ है, इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, जो कि इस सिस्टम के थ्रू वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं। आगे ये V5 जो आपको यहाँ पे मेंशन नजर आ रहा है, V51 V52 V53, ये फेज वोल्टेजेस हैं। अब स्टूडेंट्स एक मुद्दे की बात समझना मेरी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये इनके सर्किट नजर आ रहे हैं, एक इनके अंदर इंडक्टर लगा हुआ है, एक इनके साथ रेजिस्टर लगा हुआ है। मेन अगर इसको ओवरऑल समझा जाए तो ये इंपीडेंस है, ठीक है। जब मतलब कि रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट के अंदर एक इंटरनल पार्ट यानी कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा होकर आता है तो उसे हम डायरेक्ट इंपीडेंस कह देते हैं। यानी कि अगर सिर्फ आर है तो उसे सिर्फ रेजिस्टर कहा जाता है, यानी कि रेजिस्टर की तो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस होती है। लेकिन अगर इसका मैं सीरीज मतलब निकालना चाहूँ ना, फॉर एग्जाम्पल अब आपको इसकी मैं इंपीडेंस लेके दिखाता हूँ। ये सर्किट 1 की इंपीडेंस है Z1, ये बराबर होगी रेजिस्टर की, कह रहे R1 रेजिस्टेंस है, प्लस ये एक इंडक्टर है, तो इंडक्टर की जो होती है रेजिस्टेंस वो बराबर होती है JXL के, JXL, ठीक है जी। J ओमेगा L वैसे होता है, ओमेगा यानी कि इसकी मुझे XL जो है ना, XL बराबर होता है ओमेगा L के। ये देखें XL इज इक्वल टू ओमेगा L। यार ये गुस्सा आ रहा है मुझे इस पेंसिल पे, ओमेगा L के बराबर होती है, ठीक है। तो लिहाजा ओमेगा एल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि इंडक्टर पे जो एंगुलर वेलोसिटी वर्क करती है उस पे इसकी रेजिस्टेंस जो है डिपेंड कर रही होती है। तो इसको मेन इंपीडेंस कहा जाता है। हर एक मतलब कि यहाँ पे जो फेजर वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं अपने पास, यहाँ पे फेजर वोल्टेज इस साइड पे है वो जनरेट हो रहे हैं, वो इन पे डिपेंड करके जनरेट हो रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, अगर ये सर्किट स्टूडेंट्स जब तक हम यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाते, यानी कि आपका जनरेटर बिजली जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अभी आपने अपने मतलब कि जनरेटर पे कोई चीज़ लगाई नहीं है, मतलब कोई फ्रिज नहीं चलाई, कोई क्या लें
इलेक्ट्रिक फैन नहीं चल रहा, तो उस वक्त तक आपके जो फेजर वोल्टेज या फेज वोल्टेज है वो डायरेक्ट बराबर होंगे EA1 के। ये देखें नीचे इक्वेशन दी लिखी भी गई है कि जो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है वो फेजर वोल्टेज के बराबर है उस वक्त तक जब तक कोई लोड जनरेटर पे नहीं डाला जाता। लेकिन जब आप कोई लोड डालोगे तो अब ये कैसे प्रूफ होती है इक्वेशन, मतलब ये कंसेप्ट कैसे लाया गया मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जब हम लोड डालते हैं तो ये आपस में बराबर नहीं रहते। इसकी वजह क्या है, ये जानने वाली बात है कि ऐसा होता ही क्यों है यार, इसको तो बराबर रहना चाहिए ना, यानी कि जितना जनरेटर वोल्टेज दे रहा है उतना ही यहाँ पे आगे हमारे लोड को ट्रांसफर होना चाहिए। ये तो नहीं ना, लॉसेस कैसे आ गए? लॉसेस पता कैसे आते हैं, देखें ये इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज और फेजर वोल्टेज के दरमियान एक लाइन लॉस है। मतलब कि जैसे आपको पता है हमारे घर और वापटा के दरमियान ट्रांसमिशन लाइंस का लॉसेज हैं। देखें जब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पावर आती है तो बीच में सारा ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसकी वजह से वायर्स के अंदर वायर यानी कि करंट लॉस आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, एक वायर लगी हुई है जिसके अंदर इंपीडेंस है। इस इंपीडेंस के अंदर क्या होगा, इस इंपीडेंस के अंदर वोल्टेज कुछ जनरेट होंगे, कुछ लॉसेज आएंगे, यानी कि ये लाइन लॉसेज हैं। इन्हें कहा जाता है लाइन लॉसेज। समझ रहे हो ना, मतलब कि लाइन लॉसेज, या बहुत कह लें कि डीपली जाके आपको पढ़ा चुका हूँ मैं ENA के अंदर लाइन लॉसेस क्या होते हैं। वैसे भी ये 2.14 एग्जांपल है, डायरेक्ट मुझे याद है, उसके अंदर भी हमने ये देखा होगा कि लाइन लॉसेस क्या होते हैं। अब ये लाइन लॉसेस देखें, अभी तो देखें लाइन लॉसेस उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक इनमें करंट फ्लो ना हो। अब क्या था, जब लोड हम नहीं अप्लाई करते तो क्या होता है, ये सर्किट इनकम्प्लीट है, मतलब कि ये आगे से क्लोज नहीं है। जब तक सर्किट क्लोज ना हो तो किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता। अब इसमें करंट तो फ्लो ही नहीं था कर रहा जब हमने लोड ही नहीं था डाला हुआ, तो लिहाजा ये इनडायरेक्टली आपस में पैरेलल में लगे हुए थे, यानी कि जितना वोल्टेज यहाँ पे था उतने का उतना ही वोल्टेज यहाँ पे डिलीवर हो रहा था। लेकिन देखें जब लोड हमने लगाया, मतलब कि इस तरह से वो आगे हमने एक लोड लगाया। लोड का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस यार, उससे आपके फ्रिज की या इलेक्ट्रिक फैन की कोई ना कोई इंपीडेंस या रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। जब ये लोड हम यहाँ पे अटैच करेंगे, सर्किट मुकम्मल हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें लॉसेज आ जाएंगे, फिर यानी कि लाइन लॉसेज आ जाएंगे। इसी वजह से फिर उस वक्त हमारा EA1 V5 के बराबर नहीं होता। ये चीज़ मेरे अजीज, अब रीजंस पे आ जाए, उन्होंने रीजंस भी बताई हैं इस चीज़ की। देखिए स्टूडेंट्स को कहता है कि रीजंस फॉर EA इज नॉट इक्वल टू V5, यानी कि ये फेज वोल्टेज के इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज क्यों बराबर नहीं होते लोड के दौरान। वो कहता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। अब आर्मेचर रिएक्शन क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आर्मेचर रिएक्शन सबको पता होना चाहिए, ये भी हमने स्टडी किया हुआ है। आर्मेचर रिएक्शन असल में ये होता है कि आपको पता होगा जब हम मोटर के मतलब के रूटर में क्या करते थे, करंट को फ्लो करवाते थे, तो मोटर के रूटर के रोटेट करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी जिसकी वजह से आर्मेचर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होते थे। याद है ना आपको इतना, तो आर्मेचर का जो मतलब वोल्टेज होता था उसमें मतलब आर्मेचर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाते थे। तो वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन का क्या सीन था, देखो वोल्टेज इंड्यूस होते थे, फिर उसमें एक करंट फ्लो करता था। अब वहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे वोल्टेज भी जनरेट हो जाते हैं जो हम नहीं चाह रहे होते कि जनरेट हो। वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन और रिएक्शन की कहानी बना देते हैं जिसकी वजह से हमें लॉसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कोई चाहे तो वो खुद से भी एक दफ़ा जाके आर्मेचर रिएक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस, ये एक्स है, ये आर्मेचर की जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है, ठीक है। अब अभी आपने ये यहाँ पे भी देखी है, देखें फेजर वोल्टेज के अंदर ये जो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस इसे ही कहा जा रहा है, ठीक है जी। तो ये जो इंपीडेंस है, इसी तरह से वहाँ पे भी एक सेल्फ इंडक्टेंस होती है आर्मेचर की अपनी। तो कह रहा है उसकी वजह से भी लॉसेज आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्मेचर का जो अपना रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस RA, उसमें से जब करंट फ्लो करके जाता है। अब ये दोनों चीज़ों की बात की गई है, देखें इंडक्टेंस की उसने ना इंपीडेंस की बात नहीं की, उसने इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करके वोल्टेज इंड्यूस होने हैं उसकी अलग से बात किया, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और जो आगे रेजिस्टर लगा होगा लाइन लॉसेस की वजह से, उसकी भी उसने अलग से बात किया कि आर्मेचर का जो रेजिस्टर होगा उसमें भी कुछ ना कुछ लॉस आएगा, ठीक है। उसने दोनों चीज़ों को अलग करके, अगर मैं इन दोनों की इकट्ठा बात करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा इंपीडेंस ऑफ आर्मेचर, ठीक है। आगे बात करता है कि द इफेक्ट ऑफ सैलिएंट पोल रूटर शेप 3 फेज कनेक्शन, ठीक है जी। और एक और इफेक्ट आ जाता है इसमें, जो सैलिएंट पोल रूटर की शेप हम रखते हैं 3 फेज कनेक्शन में। अब वो आपको पता है 2 शेप्स होती हैं, एक होता है हम 2 मतलब के स्टाइल्स में मोटर्स को कनेक्ट करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन दिखाता हूँ। वो ये इक्वेशन है, देखिए स्टूडेंट्स, वाई डेल्टा कनेक्शन। क्योंकि एक जो अपना इंजीनियर होता है ना, इंजीनियर हमेशा अपने मतलब के जो सर्किट होते हैं उनका कनेक्शंस जो है ना 2 अंदाज में करता है। 2 स्टाइल है हमारे पास, एक वाई कनेक्शन है जिसे हम स्टार कनेक्शन भी कहते हैं, और एक डेल्टा कनेक्शन होता है। ये आप LCA में सिंपल रेजिस्टेंस के मतलब के जो रिलेशन थे उनको सॉल्व करते आ रहे हैं इन कनेक्शंस में। तो देखिए वो कहता है कि जो अपना स्टार कनेक्शन होता है उसमें अपने टर्मिनल जो वोल्टेज होते हैं वो बराबर हो जाते हैं √3 टाइम्स V5 के। जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसके अंदर अपने टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो जाते हैं डायरेक्ट V5 के। मतलब क्या हुआ जी, डेल्टा कनेक्शन अगर हम करेंगे तो हमें टर्मिनल वोल्टेज डायरेक्ट फेजर वोल्टेज के इक्वल मिलेंगे, कोई लॉस नहीं आएगा। लेकिन जब अपना क्या नाम है स्टार कनेक्शन होगा, उसमें हमें √3 टाइम्स अपने फेजर वोल्टेज बढ़ते दिखाई देंगे, यानी कि इसमें इंक्रीज आएगा। अब देखो
ये उसने ना मुझे वो लॉसेस की बात बताई है जो स्टूडेंट्स हमने 4 इफेक्ट्स पढ़े हैं ना कि लॉस आता ही क्यों है फेजर वोल्टेज में, वो ये इक्वेशन यहाँ पे बयान करिए। देखें, फेजर वोल्टेज इज इक्वल टू ई ए, यानी कि उन्हें डायरेक्ट तो आर्मेचर वोल्टेज के बराबर होना चाहिए था, जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, यानी कि अपने फेजर वोल्टेज को इसके बराबर होना चाहिए था। लेकिन उसमें जो लॉस आ रहा है वो देखें ये आगे बयान किया गया है। एक तो स्टूडेंट्स उस इंडक्टर की इंपीडेंस आ गई जिसमें से जब करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर क्या होता है जी, वोल्टेज जनरेट होते हैं जिन्हें हम इस फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आर्मेचर का अपना रेजिस्टेंस जो आर ए वहाँ पे लगा हुआ है, उसमें से जब करंट फ्लो करता है वहाँ पे भी वोल्टेज जनरेट होते हैं, तो उसका भी एक लॉस आ गया। तो ये दोनों वोल्टेज जब इसमें से माइनस होंगे तब फेजर वोल्टेज हमें मिलेगा। मेन वही बात आ गई जो मैंने आपको लाइन लॉसेस बताया, मतलब लाइन में जब करंट गुजरता है तो वहाँ पे वोल्टेज लॉस हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये आपका यहाँ तक आज का लेक्चर था। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको इंशाल्लाह समझा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो रेडी रहिएगा। मैं भी आपको एक मेरा काम रह गया है वो पूरा करके जाऊंगा, कोई यहाँ पे काम छोड़ना नहीं है। ये देखें, ये वो वाई कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन है। ये देखें वाई कनेक्शन में क्या है जी, ये आपने जरा देखना, ये वाई कनेक्शन है, ये देखें वाई बना हुआ है जिसे हम स्टार कहते हैं। वाई कनेक्शन में उसने बोला हुआ है कि हमारे पास जो फेजर वोल्टेज है वो डायरेक्ट वी टी इज इक्वल टू वी एल का सिस्टम होता है। ठीक है, अभी आपको समझ आएगी। ये देखो यहाँ पे ये जो वाई कनेक्शन है, वाई कनेक्शन में उसने बोला हुआ था कि आपके टर्मिनल वोल्टेज बराबर होते हैं √3 टाइम्स वी फाई के। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अपने फेजर वोल्टेज है वो यहाँ पे मेंशन है। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस प्लस, ये देखें बस इतने फेजर वोल्टेज है। ये इसके पैरेलल में नहीं कनेक्शन लगा हुआ, जो अपने वीटी वोल्टेज है ना वो यहाँ पे लगे हुए हैं। देखें पैरेलल में तब होता है जब अपर और लोअर टर्मिनल सेम हो, लेकिन इसमें ये सीरीज कनेक्शन आ जाता है, यानी कि ये इसके पैरेलल में नहीं लगा, यानी कि V5 डायरेक्ट वीटी आपस में बराबर नहीं है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में जरा चेक कीजिएगा, डेल्टा कनेक्शन में क्या कहानी है। ये देखें यहाँ पे ये वीटी का अपर टर्मिनल है, ये लोअर टर्मिनल है। वीटी का जो अपर टर्मिनल है वो यहाँ पे V5 के साथ इसका अपर टर्मिनल कॉमन हो जाता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये मैं चीज आपको बता चुका हूँ। इनडायरेक्टली वीटी का ये नीचे वाला टर्मिनल भी है, यानी कि ये कॉमन टर्मिनल है वीटी के लिए, ये नीचे भी इसका ही टर्मिनल है। तो ये देखें ये डायरेक्ट इसके लोअर टर्मिनल से कनेक्ट है V5 के, यानी कि ये दोनों वोल्टेज आपस में पैरेलल में हो गए। इस वजह से डेल्टा कनेक्शन में कहा जाता है कि वीटी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज डायरेक्ट बराबर होते हैं V5 के। ठीक है, ये चीज़ थी। तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा और ये नीचे आपको लाइन देखने को मिल जाएगी, आप एक दफ़ा बुक ओपन करें, आपको वैसे ही सब चीज़ों का पता चल जाएगा।